अर्निंग ऑफ वर्कर को पूरा इसको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक चार्ट सा बना लो कॉपी के अंदर। पहले पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट efficiency of वर्कर्स। दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंट स्लेब रेट फॉर बोनस कैलकुलेशन। तीसरा पढ़ेंगे इफेक्टिव अर्निंग रेट। तो पहले पॉइंट में तो ये चीजें पढ़ेंगे हम। दूसरे पॉइंट में लेबर टर्नओवर रेशो। तीसरे पे पढ़ेंगे हम प्रॉफिट फोरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। चौथे पे पढ़ेंगे अपन ग्रुप बोनस स्कीम, ग्रुप बोनस प्लान। एंड कस्टमाइज्ड बोनस प्लान। कॉपी में लिखना आप सबको ये ग्रुप बोनस प्लान, कस्टमाइज बोनस प्लान। उसके बाद नंबर 5 पे आप लिखेंगे मिसिंग फिगर क्वेश्चंस, और नंबर 6 पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोनस आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। एंड 7 में पढ़ेंगे थ्योरी में भी कई सारे पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे करके लिख लेना। इस चैप्टर में इतना मुद्दा पढ़ना है, जरा एक बार लिखो यहां तक, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। टोटल अर्निंग निकालनी है वर्कर्स की। एम्प्लॉय कॉस्ट हमारा चैप्टर है, लगभग 8 नंबर का चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर का किसी भी दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में ये एक पूर्ण रूप से अच्छा वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करते हैं चैप्टर को। श्री गणेश करते हैं चैप्टर का। उस चैप्टर में लगभग इतने ही पॉइंट अपने को पढ़ने, कुछ थ्योरी आएगी इसमें, इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर भी थोड़े से इजी पड़ते हैं। तो जनाब लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 से लिखना शुरू करिएगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, आपसे मैं पूछूं अगर, तो इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला चैप्टर पूरा किया था, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद है क्या आप लोगों को? उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद है तो बताओ जरा। लिखवाया भी था मैंने ऑब्जेक्ट, हर चैप्टर का लगभग ऑब्जेक्टिव लिखवाता हूं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या कैलकुलेशन इसमें करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बोलो जी बोलो। अच्छा, अनम्यूट करके जवाब दिया करो, ठीक है ना, तो थोड़ा मेरे को ही मजा आएगा, बातचीत चलती रहेगी। अदरवाइज है ना, मैं तो आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा,
पर एक अच्छा इंटरेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तीसरा बोल रही लिखा दिखा जी, हाँ जी लो तीसरा, देखो अभी तक यही लिखा है 7 पॉइंट। तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भाई साहब, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये था कि कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है हमारा, बिल्डिंग बनाना, डैम, सड़क, स्कूल, है ना, मॉल, इनकी टोटल कॉस्ट निकालना, कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट निकालना, फिर उसका नोशनल प्रॉफिट निकालना, फिर कंपनी का डिविडेंड के तौर पे वो नोशनल प्रॉफिट P&L अकाउंट के थ्रू बांटना, वो ऑब्जेक्टिव था। अब हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, और एम्प्लॉय कॉस्ट का अब हम लिखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव में हमने बोला देखो बात कुछ ऐसे है कि मान लीजिए हमारी कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो हर चैप्टर में मैं बताता हूं आपको कि 3 कंटेंट उसको चाहिए होते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एक कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर या एम्प्लॉय, और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। है ना, जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन वाला दिन था, उस दिन भी मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था। फिर इसको हमने प्रोसेस करते हैं तो फिनिश गुड्स बनता है, फिर हम उसको सेल आउट करते हैं। हमने ना स्टार्टिंग में जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था कि जब चीज को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग, सेल करते हैं तो कॉस्ट शीट वाला चैप्टर आ जाता है, यूनिट कॉस्टिंग जो फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा था, कॉस्ट शीट वाला चैप्टर। और अब हम पढ़ रहे हैं लेबर वाला चैप्टर। लेबर वाला चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी लेबर होती है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, है ना, सुपरवाइजर होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं। हमको क्या करना है, ये कंपनी इन लोगों को क्या देती है, वेजेज देती है, सैलरी देती है। अब सैलरी कितनी देगी, इस चैप्टर में यही निकालना है कि किस वाले वर्कर को कितने रुपए की सैलरी हमको देनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सब बच्चे, हमको सैलरी कितनी देनी चाहिए, इसका मोटा मोटा तौर पे तो अगर एक्चुअल जीवन में जाएं तो हम बोलेंगे जो बड़ी पोजीशन पे है, जिसकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, उसको सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। जो छोटी पोजीशन पे है, लोअर लेवल में मैनेजमेंट पे, उसकी सैलरी कम होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। जो फ्रेशर आदमी है उसकी सैलरी कम होनी चाहिए। जो 6 घंटे काम करता है उसकी सैलरी कम होनी चाहिए। जो 10 घंटे काम करता है डेली उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। जो आदमी हर रोज़ 20 यूनिट बना के चला जाता है उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। जो आदमी 5 यूनिट ही सारे दिन में बनाता है उसकी सैलरी कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सैलरी कितनी हो, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि किस आदमी की कितनी सैलरी हो। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे एग्जाम पास करना है तो यहाँ हम गिने चुने फैक्टर को ही कंसिडर करके उस वर्कर की सैलरी हम निकाल देंगे। सर गिने चुने फैक्टर कैसे, हम एक तो ये देखेंगे कि कितने घंटे काम करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा हम देखेंगे कि कितनी यूनिट्स बनाता है। हम ये देखेंगे ही नहीं कि वो बड़ी पोजीशन पे है कि छोटी पोजीशन पे है, वो एक्सपीरियंस है कि फ्रेशर है। ये वाले मुद्दे हमारे इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में जाते हैं तो ये वाले मुद्दे भी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमको एग्जाम पास करना है तो यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर ही कंसिडर करे जाते हैं। तो हमने बोला भैया हम मुख्यतः 2 ही बातें देखेंगे, पहले कितने घंटे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और कितनी यूनिट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बनाता है। हम 2 ही फैक्टर के आधार पे हम क्या करेंगे, उसको उसकी सैलरी को कैलकुलेट कर देंगे। मोहित पूछ रहे हैं सिर्फ उसका वर्क तो देखना देखना बस, हाँ उसका काम तो देखेंगे ना, तो उसकी यूनिट तो देखेंगे ही, कितनी यूनिट उसने बनाई है, उसने माल खराब तो नहीं कर दिया है, ये चीज़ भी देखेंगे। तो हम कहने का मतलब है 2 ही फैक्टर देखेंगे, एक आर्स कितने घंटे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और कितनी यूनिट्स बनाता है, मतलब टाइम और प्रोडक्शन, 2 ही चीज़ों के आधार पे हम उस बंदे की सैलरी निकाल दिया करेंगे। ठीक है, आओ जनाब। तो हमने बोला भैया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी आदमी की टोटल वेजेज निकालना। ठीक है, तो आइए इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में आप लिख लीजिए, यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे लिख लीजिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेजेज या सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेजेज या सैलरी ऑफ वर्कर्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा
तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल वेजेस निकालना वर्कर की, ये बात ध्यान रखेंगे आप, है ना। अच्छा, टोटल वेजेस निकालना, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है टोटल वेजेस निकालना। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस we have to understand, we have to understand पेमेंट या पेमेंट बेसिस, पेमेंट या वेजेस बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हमको ये जानना पड़ेगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पेमेंट के बेसिस हो सकते हैं। तो इसके अंदर आप लिखेंगे, पहला, पेमेंट, पेमेंट टू वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, या तो पेमेंट का बेसिस हो सकता है टाइम, टाइम मतलब जितने घंटे हमारे यहाँ पे काम करेगा हम समय के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे, या दूसरा हो सकता है पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। दूसरा बेसिस हमारा हो सकता है कि भाई हम यूनिट के बेसिस पे पेमेंट करते हैं, एक यूनिट बनाइए 10 रुपये ले जाइए, दो बनाइए 20 रुपये ले जाइए, या फिर घंटे के हिसाब से, हमारे यहाँ पे 1 घंटे काम करिए 100 रुपये मिलेंगे, 2 घंटे काम करेंगे 200 रुपये मिलेंगे, 3 घंटे काम करेंगे 300 रुपये मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखना, पॉइंट नंबर 3, इफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन टाइम, अगर टाइम के अनुसार हम पेमेंट करते हैं तो क्या होगा। तो आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल जो वेजेज होगी वो 2 केस में होगी, टोटल वेजेज होगी वो 2 केस में होगी। पहला पार्ट होगा उसमें बेसिक वेजेज का, और दूसरा पार्ट होगा उसमें बोनस का, बोनस का। तो टोटल वेजेज होगी उसमें 2 पार्ट होंगे, फिर बोनस में 2 बातें होंगी, बोनस अप्लीकेबल, अप्लीकेबल या बोनस नॉट अप्लीकेबल। अगर टाइम के बेसिस पे आप देते हैं तो 2 बातें होंगी, बोनस अप्लीकेबल और बोनस नॉट अप्लीकेबल। तो हम बोलेंगे केस नंबर 1 जो है, बोनस एप्लीकेबल अगर है तो 2 चीजें होंगी, एक तो होगा इसका बेसिक वेजेज, वो होगा एक्चुअल जितना टाइम इसने दिया है मल्टीप्लाई कर दो रेट पर आर से, और दूसरा इसको बोनस टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड
एंड रेफर स्लैब रेट, ये चीज अपने को पढ़नी है। अगर बोनस दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, उसके लिए कुछ स्लैब रेट पढ़नी है अपने को। जैसे इनकम टैक्स में स्लैब रेट होती है, 2.5 लाख तक की इनकम का कोई रुपया नहीं, फिर 5 लाख वाले का 10%, 15%, है ना, ऐसे करके अलग अलग इनकम स्लैब रेट पे अलग अलग टैक्स स्लैब रेट बनी हुई है। तो इसी प्रकार हमने बोला अगर किसी आदमी को बोनस दिया जाएगा तो बेसिक वेज तो होगा ही होगा, उसके अलावा टाइम सेव्ड का कुछ बोनस भी होगा, रेफर स्लैब रेट। अब हमको ये स्लैब रेट पढ़नी है कि कितने टाइम सेव पे कितना बोनस हमको मिलना चाहिए। केस नंबर बी लिखेंगे इसके अंदर। केस नंबर बी, बोनस नोट अप्लीकेबल। बोनस नोट, जरूरी थोड़ी ना हम सबको बोनस दें। बोनस नोट अप्लीकेबल, तो इस केस में एक तो होगी उसकी बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज यहां पे लिखना है आपको टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई रेट पर आर, बस। और कोई अदर अलाउंसेज हो तो दे दो, अदरवाइज कोई इफ एनी, तो ये उसकी टोटल वेजेज हो जाएगी। ये हो जाएगी उसकी टोटल वेजेज, ये हो जाएगी इसकी टोटल वेजेज। तो तीसरे में लिखा अगर टाइम के अनुसार बंदे को पेमेंट करते हो तो टोटल वेजेज में एक बेसिक वेजेज होगी और एक बोनस होगा। बोनस होगा, फिर बोनस में या तो बोनस अप्लीकेबल मतलब या बोनस के लिए लाइबल होगा आदमी, और या बोनस के लिए नोट अप्लीकेबल। अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर मान लीजिए मेरा एक ना कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत प्रकार की लेबर होती है। हमने बोला डेली वेज वाली भी होती है, सुबह आओ शाम को अपने पैसे ले जाओ। कुछ पर मंथ वाली भी होती है, कुछ पर आर वाली भी होती है ना, कुछ पर एनम वाली भी होती है, कुछ वीकली वाली भी होती है। मतलब कहने का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार की लेबर हो सकती है। लेकिन अब हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है कि भैया टोटल वेजेस निकालनी है हमको। सीधी सी बात है, अगर तुम टाइम के बेसिस पे देते हो तो, और यूनिट के बेसिस पे देते हो तो यहाँ पे हम दो ही प्रकार की वेजेस का प्लान पढ़ेंगे, टाइम टाइम के अनुसार और दूसरा यूनिट के अनुसार। बस एक्चुअल वर्ल्ड में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ सारी चीजें कवर नहीं होने वाली है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नंबर 4 पॉइंट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, तो इस केस में जो टोटल वेजेज होगी बंदे की वो कैसे होगी, उस केस में टोटल वेजेज में होगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई यूनिट रेट एज पर स्लैब रेट, यूनिट रेट एज पर स्लैब रेट। नीचे एक नोट लिखना, स्लैब रेट will be given in question or some slab rate ब्रैकेट में plans
explained in this chapter। या तो स्लैब रेट क्वेश्चन वाला बताएगा, या हम इस चैप्टर में भी कुछ स्लैब रेट है वो स्लैब रेट याद करनी, ये हमको याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेंगी ये जो स्लैब रेट है ये वाली। और ये गिवन इन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होंगी। भैया स्लैब रेट क्या होगी वो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हमको कुछ याद करनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे हमको अपना सवाल निकालना पड़ेगा। दूसरा, इसी के नीचे एक नोट और लिखना, these slab rate for bonus calculation, bonus and basic wages calculation, these slab rate for bonus and basic calculation are based on efficiency of workers। It means we have to learn about how to calculate efficiency of worker। It means we have to learn about how to calculate efficiency of worker। लीजिए एक बार 4 पॉइंट यहां तक लिखिए, एक बार इसको रिवाइज करते हैं चारों को, फिर 5वें पॉइंट पे चलेंगे। लिखा भाई यहां तक सब लोगों ने? यस सर। ओके, तो देखो चैप्टर नंबर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, ये चैप्टर में ये पॉइंट कवर करने हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर का, कि भैया हमको निकालनी है टोटल वेजेज। इस चैप्टर में टोटल वेजेस 2 ही पॉइंट से निकल सकती है, या तो टाइम के अनुसार पेमेंट कर रहे होंगे या यूनिट्स के अनुसार पेमेंट कर रहे होंगे। टाइम के अनुसार पेमेंट कर रहे होंगे तो 2 बातें होंगी, या तो बोनस अप्लीकेबल होगा या बोनस नोट अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल होगा तो बेसिक प्लस बोनस, और नोट अप्लीकेबल होगा तो बेसिक प्लस अदर अलाउंसेस कोई हो तो वो ऐड कर देना। पॉइंट नंबर 4 में हमने बोला भैया अगर नंबर ऑफ यूनिट है तो जो भी आपकी वेजेज होगी वो नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई रेट अप्लीकेबल, और ये जो रेट अप्लीकेबल होगी ये स्लैब रेट से निकलेगी। फिर स्लैब रेट ये कुछ हमको याद करनी पड़ेंगी, कुछ स्लैब रेट जैसे इनकम टैक्स की स्लैब रेट हमको याद रखनी पड़ती है, वैसे ही कुछ स्लैब रेट यहाँ पे होंगी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, और कुछ स्लैब रेट होंगी जो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगी। फिर हमने बोला भैया ये जो भी स्लैब रेट होंगी ना, ये स्लैब रेट बनती किसके बेसिस पे है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। और अब हमको सीखना है एफिशिएंसी क्या होती है और ये कैसे निकलती है। एक जनरल सेंस की बात पूछता हूँ, एक बात बताओ, आपको ये बोला गया कि आप 3 घंटे में कॉस्टिंग का पेपर या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर पूरा करना है। आप बड़े होशियार बच्चे थे, आपने 2 घंटे में ही पूरा पेपर को कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपकी एफिशिएंसी 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है। आपकी एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में डिनोट करूं, 3 घंटे का काम आपने 2 घंटे में ही निपट दिया, तो आपकी एफिशिएंसी का कोई लेवल निकाले तो वो 100% से कम आएगा कि 100% से ज़्यादा आएगा? सर 100 से तो ज़्यादा ही आएगा। कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। 3 घंटे का काम मतलब 3 घंटा था आपका स्टैंडर्ड टाइम,
ये पेपर 3 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, आपने 2 ही घंटे में पूरा कर दिया, ये है आपका एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम। और दोनों का गैप कहलाएगा टाइम सेव्ड, 1 घंटा आपने बचा दिया है, 1 घंटा आपने बचा दिया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी है ना वो कितने परसेंट है। तो आप जस्ट क्या बताएंगे, बताओ जरा कितने परसेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एफिशिएंसी कितने परसेंट है, दिशा बोल रही है सर 33.33%। दिशा और दिमाग लगाओ जरा, कुछ तो नज़दीक पहुंचे हो आप। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में पूरा कर दो तो आपकी एफिशिएंसी लेवल क्या है। 3 घंटे का काम 2 घंटे में कंप्लीट, एफिशिएंसी लेवल क्या है। मोहित बोल रहे हैं सर 150% एफिशिएंसी लेवल है। वेरी गुड। कैसे है, 3 है मेरा स्टैंडर्ड टाइम और 2 है मेरा एक्चुअल टाइम, मल्टीप्लाई 100 से कर देता हूं तो क्या 150% आता है क्या। अब मैंने बोला 150% का मतलब ये है कि अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि 100 घंटे में कोई 100 चीज़ें बननी चाहिए तो मैं बना देता हूँ 150, मतलब मैं काम को बहुत एफिशिएंटली तरीके से करता हूँ। अगर मुझे बोला जाए कि 100 यूनिट बनानी है तो मैं 150 यूनिट बना के देता हूँ। या फिर क्वेश्चन में कोई मुझे बोले कि जो काम 3 घंटे में होना चाहिए वो काम मैं 2 घंटे में करता हूँ, मतलब मैं 50% समय बचा लेता हूँ जितना मुझे दिया जाता है। अच्छा एक बात और बताओ, जिस वर्कर की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा हो हमको बोनस उतना ही ज़्यादा उसको देना चाहिए या कम देना चाहिए। जिस वर्कर की एफिशिएंसी ज़्यादा हो उसको बोनस ज़्यादा देना चाहिए और जिस वर्कर की एफिशिएंसी कम हो उसको बोनस कम देना चाहिए। तो हमने बोला भैया जो ये स्लैब रेट होंगी, जितनी भी स्लैब रेट हैं ये वाली, इन सब स्लैब रेट की जो फॉर्मेशन है जो बनाई गई है वो एफिशिएंसी के बेस पे बनाई गई, मतलब जिसकी जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको स्लैब रेट में कम बोनस मिलेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको स्लैब रेट के अनुसार ज़्यादा बोनस मिलने वाला है। तो अब हम यही निकालना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी हम वर्कर की कैसे कैसे निकालेंगे। तो ज़रा आइए, और पॉइंट नंबर 4 के बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट efficiency of worker। हाउ टू कैलकुलेट efficiency of worker, इसके अंदर लिखेंगे आप लोग efficiency may be calculated, may be calculated on the basis of number of units या आवर्स या फिर टाइम या फिर प्रोडक्शन। या तो प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाली जा सकती है या टाइम के बेसिस पे निकाली जा सकती है। इसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर ए में मैंने आपको बोला कि देखो भाई बात ऐसे है, स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको दिया 5 यूनिट्स बन जानी चाहिए 1 घंटे में। आपने क्या किया, एक्चुअल आउटपुट बना दिया, आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया 65 यूनिट्स 10 घंटे में। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट करिए
एफिशिएंसी, इस वर्कर की एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करिए। इस वर्कर की एफिशिएंसी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। देखो ये सवाल है ना, वैसे तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन क्योंकि हमको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी ना वो एक स्टैंडर्ड फ्रेमिंग होती है, मतलब क्वेश्चन होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं, ऐसे हवाई कैलकुलेशन उनमें नहीं होती। तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, उस फॉर्मेट से अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हालांकि एफिशिएंसी निकालने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, वेरी गुड स्पर्श तीशा, वेरी गुड, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एफिशिएंसी निकालने के हम यहाँ पे दो ही तरीके सीखेंगे, ठीक है। तो आओ जरा पहला देखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 130% आंसर बिल्कुल सही है सबका, लेकिन 130% आंसर निकालने के तरीके क्या होंगे, जरा आओ जरा देख लेते हैं। देखो जनाब, हमने सबसे पहले लिखना है स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड डेटा हमको है 5 यूनिट 1 घंटे का। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो भाई, अगर हम आपसे 1 घंटे काम करवाएं, 1 आवर काम करवाएं, तो 5 यूनिट्स बननी चाहिए। तो हमने बोला अगर तुम 10 घंटे काम करोगे तो कितनी यूनिट बननी चाहिए, फिर 50 यूनिट्स बननी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा में मैंने आपको क्या बताया, हमने 10 घंटे में 65 यूनिट्स बना दी। तो 50 बनानी चाहिए थी, 65 बना दी हमने, 65 बना दी हमने। तो हमने तो बढ़िया ही काम कर दिया ना। तो हम बोलेंगे भाई देखो, तो इस प्रकार हमारी एफिशिएंसी है ना वो 100 से ज्यादा ही आएगी। 50 बनानी चाहिए थी, 65 यूनिट बना दी 10 घंटे में, तो 100 से ज्यादा ही आएगी। अब 100 से ज्यादा आएगी तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो 50 डिवाइड बाई 65 लिखूंगा, तो आप ध्यान रखेंगे 50 65 लिखेंगे तो आंसर 100 से कम आएगा। इसका मतलब ये तो सही नहीं हो सकता, आपको लिखना पड़ेगा 65 ऊपर लिखना पड़ेगा, 50 नीचे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आपके कदमों में होगा। तो 65 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 100, तो यह आ जाएगा 130%। ये हमने एफिशिएंसी निकाली है यूनिट बेसिस पे, एफिशिएंसी यूनिट बेसिस पे निकाली 130%। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, और मुझे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही तरीके आने चाहिए आपको। दूसरे तरीके से टाइम बेसिस पे आ सकते थे आप, तो टाइम बेसिस पे लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड डेटा में मैं क्या लिखूंगा, देखो भैया 5 यूनिट जो है वो 1 घंटे में बननी चाहिए, बननी चाहिए। हमने बनाई 65 यूनिट, तो 65 यूनिट कितनी देर में बननी चाहिए थी, तो 65 डिवाइड बाई 5, 13 आवर्स में बननी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल में 65 यूनिट्स हैं, वो 10 घंटे में ही बन गई। तो अब मैं फिर से एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। अब ये होगी टाइम बेसिस पे, तो टाइम बेसिस पे 10 और 13 दो ही है। तो हमने बोला भाई देखो
13 को ऊपर रखना पड़ेगा, 10 को नीचे, 130%। ये हो गई टाइम बेसिस के अनुसार। अब मुद्दा ये आता है टाइम बेसिस के अनुसार। हाँ तीसरा बस यही गलती होती है, कभी 10 ऊपर कभी 10 नीचे, कभी 13 ऊपर कभी 10 नीचे। तो अब हमको ना कभी भी देखो, दो फॉर्मूले हो गए हैं। अब अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला बना दूं ना, तो दो फॉर्मूले हो गए हैं। पहला फॉर्मूला हो गया है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई 100, और दूसरा फॉर्मूला हो गया है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाई 100। मुझे ये दोनों ही फॉर्मूले चाहिएंगे लेकिन ये याद नहीं होंगे दोनों फॉर्मूले। ये आपको याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया भाई, अपने तो फायदा ही है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखेंगे। ट्रिक क्या ध्यान में रखेंगे? फॉर्मूला लगाने से पहले आप ये तो खुद डिसाइड करेंगे कि एफिशिएंसी 100 से कम आएगी कि 100 से ज्यादा आएगी। जैसे हमने बोला 50 बननी चाहिए, 65 बन गई, तो ज्यादा बन गई तो एफिशिएंसी ज्यादा आनी चाहिए। तो ज्यादा आनी चाहिए तो निकलेगी 50 और 65 से ही। तो एक बार 50 को ऊपर रख के देख लो, एक बार 50 को नीचे रख के देख लो। 100 से ज्यादा आंसर जिस वाले में आ रहा है, हमारा आंसर, हमारा फॉर्मूला वही हो जाएगा। जैसे इसमें काम होना चाहिए 13 घंटे में, हो गया 10 घंटे में। तो हमने बोला 13 घंटे का काम 10 घंटे में, बढ़िया काम किया हमने, बढ़िया काम किया, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा आनी चाहिए। तो ज़्यादा आनी चाहिए तो एक बार 13 को ऊपर रख के देख लो, एक बार 13 को नीचे रख के देख लो। जिसमें भी 130 100 से ज़्यादा आंसर आ रहा है वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे भी आप इन चीज़ों को, हाँ मोहित, कॉमन सेंस यूज करना है। एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ये साला टाइम पे लगता नहीं है ना। ये फालतू ज्ञान करते हैं ना तभी ज़्यादा लगता है। ये समय पे, जिस समय अपने को इसकी नीड होती है ना, तभी ये पता नहीं इधर उधर हो जाता है। ओके, चलिए जनाब, अब हमने एफिशिएंसी तो निकालनी सीख ली है। अब हमको पढ़नी है स्लैब रेट। तो पॉइंट नंबर हो गया जी 5। 5 के बाद लिखिए बच्चों पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 लिखना, डिफरेंट स्लैब रेट फॉर टोटल वेजेज और बोनस कैलकुलेशन। बोनस कैलकुलेशन। अब कुछ स्लैब रेट हमको पढ़नी है जो एफिशिएंसी के बेस पे होंगी। तो जनाब इसके अंदर स्लैब रेट में लिखना पॉइंट ए, पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर हम टाइम के अनुसार पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो स्लैब रेट होंगी, वो पहली स्लैब रेट का नाम है हाल से प्रीमियम प्लान। दूसरी स्लैब रेट का नाम है रोवन प्लान। तीसरी स्लैब रेट का नाम है बार्थ वेरिएबल प्लान। और चौथी स्लैब रेट का नाम है हाल से वीयर प्लान। अगर हम पेमेंट टाइम के अनुसार करते हैं तो हमको 4 प्रकार की स्लैब रेट, 4 प्रकार के प्लान पढ़ने हैं। दूसरा, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं वर्कर को ऑन द बेसिस ऑफ पीस या यूनिट। अगर हम यूनिट के आधार पे पेमेंट कर रहे हैं तो हमको 2 स्लैब रेट पढ़नी है। पहला पढ़ना है टेलर
डिफरेंशियल पीस रेट, और दूसरा पढ़ना है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट। दो प्लान तो हमको पढ़ने हैं जी ये। सी, फिर हमने बोला भाई सी पे पढ़ना है पेमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंशियल टाइम रेट। देखो सिंपल टाइम रेट और डिफरेंशियल टाइम रेट में थोड़ा सा फर्क है। सिंपल में तो क्या करना है, जितना टाइम सेव हो उसको सबको एक तरीके से एक तरीके का ही ट्रीट करना है। लेकिन डिफरेंशियल टाइम रेट में है ना, थोड़ा सा टाइम सेव्ड को अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। इसलिए इसके अंदर एक ही प्लान है और उस प्लान का नाम है इमर्सन। इमर्सन डिफरेंशियल टाइम रेट प्लान। बी है मैरिक। मैरिक एक आदमी का नाम है। ये जितने भी नाम लिखवा रहा हूं ना मैं, हालसे, रोवन, बार्थ, हालसे, मैरिक, टेलर, इमर्सन, ये अंग्रेजों के नाम है। इन्होंने रिसर्च करके ना ये प्लान बना के दिए थे, और फिर हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम कॉपी पेस्ट इतना अच्छा मार लेते हैं कि ये प्लान फिर हमको पढ़ने पड़ गए। नेक्स्ट आप लिखेंगे मिनिमम गारंटीड टाइम रेट प्लस डिफरेंशियल पीस रेट। मिनिमम गारंटीड टाइम रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट। इसमें भी एक ही प्लान है, उसका नाम है गैंट टास्क बोनस प्लान। लो जी, आज का लास्ट पॉइंट था गैंट टास्क बोनस प्लान। तो हमको अब नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं और एक बार थोड़ा थोड़ा इनको ऊपर ऊपर से देखते हैं कि इन प्लान्स में क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी। यहां तक लिखो सारे बच्चे। ओके जनाब, तो देखो जनाब, इस चैप्टर में अब ले दे के यही रह गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, और कुछ इसमें कस्टमाइज क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन आंसर बनेंगे कैसे? क्वेश्चन हमको ये डेटा देगा एक, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये डेटा दिया ना, जैसे इस वाले में मैंने एग्जांपल नंबर 1 में कुछ डेटा दिया, इसी प्रकार हमको क्वेश्चन एक डेटा देगा। उस डेटा देने के बाद हमको क्वेश्चन वाला बोलेगा कैलकुलेट करिए टोटल वेजेज अंडर हालसे प्लान या फिर अंडर रोवन, मतलब इनमें से कोई एक नाम लिख के देगा आपको, इन जितने भी प्लान है। तो देखो टोटल कितने प्लान पढ़ने हैं, 4 प्लान तो ये हो गए, 2 ये हो गए 6, एक ये हो गए 6 और एक 7 और एक ये हो गया 8। टोटल 8 प्रकार की स्लैब रेट हमको याद रखनी है, और ये याद अपने आप हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी स्लैब रेट मैं लिखवाऊंगा आपको। तो जस्ट आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में जोन सी वाली स्लैब रेट लगे बस
कॉपी का वही पेज आप ओपन कर लेंगे और उस स्लैब रेट को देख के उसका आंसर निकाल लेंगे। 10-12 सवाल अपन देख देख के निकालेंगे, फिर 12वां 13वां 14वां सवाल जब निकालेंगे हम, तो वो प्लान अपने को याद, अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और लगभग सारे प्लान एक जैसे ही हैं। अब इनमें होगा क्या, देखो अब इनमें होगा ये कि एफिशिएंसी के बेसिस पे ना अलग अलग होगा। जैसे मैंने बोलूँगा भाई जिसकी एफिशिएंसी 100 से 90 के बीच में है उसको 10% बोनस दे दो, जिसकी 91 से 100 तक है उसको 15% बोनस दे दो, जिसकी एफिशिएंसी 101 से 110 है उसको 25% बोनस दे दो। ऐसे स्लैब रेट है ये एफिशिएंसी के बेसिस पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सभी चाहे कौन सी वाली भी स्लैब रेट हो, सभी के अंदर हमको एफिशिएंसी की कैलकुलेशन आनी चाहिए। और एफिशिएंसी की कैलकुलेशन हम दो तरीके से कर सकते थे। पहला, या तो यूनिट के बेसिस पे कर सकते हैं या तो टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं, दोनों में ही आंसर सेम आता है। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको एफिशिएंसी की कैलकुलेशन आनी चाहिए पहला, और दूसरा आपको ये स्लैब रेट याद होनी चाहिए। दो ही चीज़ है। इसके बाद तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल और कॉमन सेंस के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम धीरे धीरे, एक ओवर टाइम का क्वेश्चन बनेगा, वो इतने बड़े चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ बस यही थी कि आपको एक एफिशिएंसी आनी चाहिए और दूसरा आपको आना चाहिए बोनस। ओके जनाब, तो बाकी बातें आपसे कल करेंगे। और एक बार ये बताओ मेरे को, लास्ट वाला चैप्टर आपने कोई डाउट वाउट हो आपके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपने पूरा कर लिया क्या?